ठीक है भाई, फ्रिक्शन पढ़ने जा रहे हैं, चलो देख लो सबसे पहला नंबर फ्रिक्शन होता क्या है ना। यस यस तो यहाँ पे फ्रिक्शन का मतलब थोड़ा सा समझना, एक प्रकार का रेजिस्टिव फोर्स होता है। क्या होता है बेटा? रेजिस्टिव फोर्स। ठीक है, तो इसके बारे में लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स। क्या रेजिस्टिव फोर्स तो है, साथ में कांटेक्ट फोर्स की भी कैटेगरी में है, कांटेक्ट फोर्स भी है। इट इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टिव फोर्स which always act in direction opposite to the motion of an object, in direction opposite to the motion of an object। ठीक है, इसको नोट करो। जैसे हम एक नॉर्मल सी बात करेंगे, छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे कि मान लो कि आपने कोई बॉल लिया, है ना, आपने कोई यस बॉल लिया, ऐसे कोई बॉल है, ठीक है, और ये जमीन पर स्लाइड कर रही है, इधर से फोर्स लगा दिया, इधर से फोर्स लगा दिया, तो ये बॉल क्या करेगी, यहाँ से रोल करते हुए, है ना, लुढ़कते 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 आपके फोर्स की वजह से कुछ दूर चलेगी और फिर रुक जाएगी। तो मान लो कि वहां पे था, तो अब यहाँ पे चली जाएगी, ये बॉल अपनी पोजीशन चेंज करेगी लेकिन रुक जाएगी। तो रुकने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बॉल टू स्टॉप? तो रुकने का कारण ये है कि जो नॉर्मल फोर्स इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इस बॉडी पे लग रहा है, वो इसको रुकने पे क्या कर देगा, मजबूर कर देगा, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ। अपोजिट साइड में। किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ। तो वो कंटिन्यूस लगता रहेगा, है ना। जब वो मतलब रेस्ट पे रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और जब वो मोशन में होगा, जैसे मान लो यहाँ पे बॉल मोशन में है, आगे की तरफ जा रही है, तो इसको कौन सा फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो ये बातें दिमाग में रखनी है। काइनेटिक मतलब बॉल कोई चल रही होगी तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक नेचर का होगा, जब कोई बॉल रुकी होगी या कोई ऑब्जेक्ट रुका होगा तो उस समय जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक नेचर का होगा। बात समझ आ रही? यस सर। ठीक है, तो आप कुछ डालेंगे इसमें हेडिंग कि किस किस फैक्टर्स पे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये समझ लो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, चलो आगे बढ़े। यस फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे ये पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो इसका एक नॉर्मल सा फार्मूला, हालांकि फार्मूला आपके सिलेबस से बाहर, लेकिन समझने के लिए बड़ा यूजफुल है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ये होता है म्यू एस इंटू एन, अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो ये होता है म्यू के इंटू एन, where n is the normal force, n is the normal force acting at a point of contact, acting at a point of contact। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बला है तो समझना है थोड़ा सा। जैसे मान लो अभी हम लोगों ने कहा था कि ये मान लो गाड़ी का पहिया है और ये यहाँ चल रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे चल रहा है, तो इसका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। यहाँ से लगने वाला नॉर्मल फोर्स जो 90 डिग्री पे नॉर्मल फोर्स लगेगा, उस नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं, रिएक्शनरी फोर्स। जैसे समझना, अगर कोई गाड़ी चल रही है, उसका ये पहिया है, तो अपने पहिया पे उस गाड़ी का वेट तो आएगा ना, तो वो वेट किधर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। यस सर। जब वेट नीचे की तरफ लगेगा तो जमीन जो है रिएक्शनरी फोर्स किधर की तरफ लगाएगी? ऊपर की तरफ। जमीन जो है रिएक्शनरी फोर्स किधर की तरफ लगाएगी? ऊपर की तरफ। तो ये नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। यहाँ पे म्यू एस जो है
म्यू एस थोड़ा सा समझना है। म्यू एस क्या होता है? तो म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या है भाई? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब एस लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। एस लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। और के लगा होता तो क्या लिखते? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। थोड़ा सा अभी समझने वाली बात है, ये दो वर्ड आ रहे हैं उसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। परेशान कर रहा होगा यार, फ्रिक्शन तो है, फ्रिक्शन के बाद ये स्टैटिक और काइनेटिक क्या है? तो सिंपल सी बात ये है कि व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? थोड़ा सा यहाँ पे देखो, फ्रिक्शन तो जानते ही हो रेजिस्टिव फोर्स होता है। इसके दो टाइप, पहला कौन सा? स्टैटिक और दूसरा कौन सा? काइनेटिक। बेटा स्टैटिक में क्या होता? व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पे हो तब फ्रिक्शन लगेगा तो क्या बोलेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। और उसके बाद काइनेटिक में क्या होगा? व्हेन बॉडी इज इन मोशन। थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं, हो गया ना? यस सर। ठीक है, यस थोड़ा सा कर लो। व्हेन बॉडी इज इन मोशन, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा? व्हेन बॉडी इज इन मोशन। जब बॉडी मोशन में रहेगी तो फ्रिक्शन जो लगेगा उसको क्या बोलेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सिंपल सी बात है ना? तो यहाँ पे ये जो म्यू की वैल्यू है, ये म्यू एस और म्यू के की वैल्यू है, तो इसी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? तो इस वैल्यू, या ये समझ रहे हो ना, म्यू एस और म्यू के को इट्स लिख रहा हूँ, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में डायरेक्ट पॉइंट ही लिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन depends upon the nature of surface, depends upon the nature of surface। अब देखो नेचर ऑफ सरफेस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और चलते हैं आगे, नेचर ऑफ सरफेस की बात करते हैं। नोट कर लो इसको, हो गया? सर आने वाला है। ठीक है सर हो गया सर। हाँ ठीक है। अभी मैंने क्या बोला? नेचर ऑफ सरफेस। नेचर ऑफ सरफेस में अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसे आप इस पे साइकिल चला रहे हो, है ना? तो यहाँ जब आप साइकिल चलाओगे तो आपको ज़्यादा इफर्ट नहीं लगाना होगा, है ना? लेस इफर्ट में आपकी साइकिल बड़ी स्मूथ चलेगी और आप ट्रेवल करेंगे। लेकिन अब रोड ऐसा हो तो सर बहुत फोर्स लगाना होगा। रोड ऐसा हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? यहाँ पे फ्रिक्शन की क्या है वैल्यू? फ्रिक्शन की वैल्यू लेस है, तो इसलिए एफर्ट क्या लग रहा है? लेस लग रहा है ना? दूरी ज़्यादा ट्रेवल कर पा रहा है। लेकिन यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू हाई है, मोर, तो इसलिए एफर्ट क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा और दूरी बहुत कम हो जाएगी, है ना? ये सारी बातें दिमाग में रखनी है। तो म्यू एस की वैल्यू जो है, अरे म्यू की जो वैल्यू है वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करती है। अगर जैसे हम कितनी भी प्लेन से प्लेन, है ना, हम चाहे कितनी भी प्लेन से प्लेन टेबल की बात कर लें, है ना, या शीशे की सरफेस की बात कर लें, उसमें कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो होता है। जैसे अगर हम बात करें कि मान लो ये कोई टेबल था, ये मान लो भाई टेबल था, है ना, उसके ऊपर हमने एक किताब रखी, एक टेबल था उसके ऊपर किताब रखी। तो अगर ये समझना थोड़ा सा, अगर ये किताब यहाँ पे रुकी हुई है और मान लो कि इस किताब का जो है वेट है 2 किलो न्यूटन या 2 न्यूटन, मान लो 2 न्यूटन है, तो 2 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ किताब लगेगा। यहाँ से अगर तुमने कोई फोर्स लगा दिया, तो जब फोर्स लगा रहे हो तो ये किताब कब आगे बढ़ेगी? जब इस फोर्स की वैल्यू 2 न्यूटन से ज्यादा हो जाए। समझ आ रहा है क्या? यस
इससे पहले तो ये किताब हिलने वाली नहीं है। अगर 1.8 न्यूटन का भी तुम फोर्स लगाओगे तो ये किताब हिलने वाली है क्या? नहीं। जब 2 न्यूटन के ऊपर फोर्स लगाओगे तब ये किताब हिलेगी। बात समझ आ रही? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, हालांकि इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन है कि नहीं है थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं, इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बस इतना ही समझ लो कि अगर इस किताब को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, अगर इस किताब को थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, थोड़ा सा समझना माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है, एकदम माइन्यूट लेवल पे जाके देखें। तो बेटा थोड़ा सा समझना, इरेगुलर प्रोजेक्शन वेर सीन इन द बुक एज वेल एज इन द टेबल, है ना। टेबल के लेयर में भी हमें इरेगुलर प्रोजेक्शन मिलेगा। इसी चीज को मान लो हम जूम करते जा रहे हैं, जूम करते जा रहे हैं, जूम करते जा रहे हैं, जानते हो क्या मिलेगा? किताब का जो निचला वाला हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। किताब का निचले वाला हिस्सा वो कुछ इस तरीके से, और उसी तरीके से टेबल का निचला वाला हिस्सा भी कुछ इस तरीके से। समझ आ रही? और थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश करना, हमने एक बुक का टुकड़ा लिया, तो बुक वाला का ऊपर वाला जो है, ये नीचे वाला जो है टेबल का पोर्शन, उन दोनों में हमने देखा कि इरेगुलर प्रोजेक्शंस दिख रहा है। क्या दिख रहे हैं? इरेगुलर प्रोजेक्शन। और इरेगुलर प्रोजेक्शन की लॉकिंग ही क्या क्रिएट करती है? फ्रिक्शन। अब ये देखो, दोनों को आपस में बैठाएं तो ये जो है खांचे जो बने हुए हैं, प्रोजेक्शंस जो बने हुए हैं, उसमें आके सेट नहीं कर जाएगा पूरा? यस सर। लॉक नहीं कर देगा? बुक और टेबल को लॉक कर दिया, इसकी वजह से क्या होगी? बुक यहाँ पे ठहरी हुई है। अगर ये फ्रिक्शन, ये लॉकिंग नहीं होती तो बुक यहाँ पे रुक पाती क्या? नहीं रुक पाती। बात समझ आ रही? तो फ्रिक्शन की वजह से ही हम हर चीज कर पाते हैं। फ्रिक्शन एक प्रकार का बहुत जरूरी चीज है। बात समझ आ रही? अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारी बहुत सारी चीजें नहीं होगी। जैसे कि आप पैदल नहीं चल सकते, जैसे कि आप बुक या कॉपी पे लिख नहीं सकते, है ना। फ्रिक्शन ना हो तो बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। आप एक बार अपने कार पे किसी से धक्का लगवा लीजिए और पूरे समय चलते रहिए, वो रुकने ही वाली नहीं है ना। फ्रिक्शन ही नहीं, रोड पे आप बस चलते रहिए, कहीं बिल्डिंग में मत लगाइए, ठीक है। एक बार किसी से लात मरवाइए और आपकी गाड़ी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। पूरा देश भ्रमण करके आओ, है ना। जहाँ पे रुकना हो वहां पे, हालांकि ब्रेक भी नहीं काम करेगा। कमाल की बात ये, समझ रहे हो? अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो ब्रेक भी नहीं काम करेगा। ये बात समझ में आ रही क्या? यस सर। तो इट इज जस्ट इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट फ्रिक्शन। लेकिन इस फ्रिक्शन के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। इस फ्रिक्शन की वजह से कुछ खतरनाक चीजें भी होती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई हाईवे पे गाड़ी चलते 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 रही और अचानक से बूम करके जल गई। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। जैसे आपकी गाड़ी, आप टू व्हीलर बाइक की बात करते हो, चलाते हो आप, है ना। तो चलाते रहते हो, बहुत ज्यादा दूर तक चला लेते हो, तो उसका इंजन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। इंजन हीट हो जाता है किसके वजह से? क्योंकि इंजन के जो पार्ट्स हैं उसमें रबिंग होती है ना। रब करने के वजह से वो क्या हो जाती है? हीट हो जाती है। ये बात क्लियर हो रही? ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे यही चीज लिखा है। अरे म्यूट कर लो आनंद, म्यूट करो आनंद, म्यूट करो, ठीक है। अब अगली बात जो हम करने जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। वाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी? वाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी? तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? लिखेंगे हम, फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर us to walk on surface। सरफेस पे वॉक करने के लिए भी फ्रिक्शन की जरूरत है। दूसरा पॉइंट, इट इज नेसेसरी फॉर अस
for us to write on paper. ठीक है, ठीक है. If friction is absent, then we cannot apply brake. In vehicle, so it may be dangerous. या disastrous. Dangerous. So it may be dangerous. सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए. ये सब बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में आप लोगों के एनसीईआरटी वाले बुक में दिया हुआ, तो आप इस चीज को पढ़ सकते हो. ठीक है, ठीक है भाई. अब ये तो अच्छी बातें हैं, है ना. फ्रिक्शन क्यों जरूरी है और इविल इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन. अगली जो चीज लिखने जा रहे हैं, इविल या एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन. एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन. एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, बताओ. बोलो. ठीक है. वियरिंग शू सोल. ठीक है. आफ्टर कंटिन्यूअस यूज. Wearing of shoe sole after continuous use, है ना. जैसे आपके जूते की जो सोल होती है, अगर आप यूज करते रहो और फ्रिक्शन रहता है, इसी वजह से तो वो वियर कर जाती है, पतली हो जाती है. ठीक है. यस सर. दूसरा, हीट इज प्रोड्यूस्ड, है ना. हीट इज प्रोड्यूस्ड after the operation of large machineries. ठीक है. थर्ड पॉइंट. ठीक है. थर्ड पॉइंट, फॉरेस्ट फायर. सुना है? यस सर. is also an example. Example of friction between the trees. चलो, ये सारे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, नोट कर लो. हो गया क्या? नो सर. जल्दी करो.
चलो अब यहाँ पर फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो उसमें आ जाएगा यार फ्रिक्शन बढ़ाते कैसे हैं घटाते कैसे हैं। तो बताओगे मुझे कि फ्रिक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं कैसे घटा सकते हैं? कोई एक एग्जाम्पल। सर जिस हिसाब से हम फोर्स लगाएंगे उस हिसाब से फ्रिक्शन बढ़ेगा या घटेगा? फोर्स से फ्रिक्शन बढ़ेगा घटेगा? जैसे नो नो, अगर जैसे सर एक बॉक्स है कोई भी, वो सरफेस पे रखा हुआ है, अगर उस पे दो पर्सन फोर्स लगाएंगे, मतलब उसे पुल या पुश करेंगे, तो जल्दी जल्दी मूव कर देगा। वो तो उसकी अगर इनर्शिया की भाई वैल्यू बढ़ा रहे हैं एक प्रकार से, ठीक है। फ्रिक्शन पे अगर हम डायरेक्ट बात करें तो जैसे मान लो एक नॉर्मल सी बात करते हैं, आपका जो टू व्हीलर में जो टायर होता है, टायर है ना, यस सर, टू व्हीलर या फोर व्हीलर किसी चीज का टायर है, वो चलते चलते बहुत घिस गया है, एकदम प्लेन जैसा हो गया है, तो क्या उस पर ब्रेक लगेगा? नो, तो यानी कि उसका फ्रिक्शन क्या होगा, बहुत कम हो गया है। बात समझ आ रही? वो आपके लिए खतरनाक है, अगर आप ब्रेक मारोगे वो ब्रेक लगेगा नहीं और उसके बाद आपको कहीं गिरा देगा। लेकिन अगर इसीलिए जब शुरुआत में नया टायर होता है तो ट्रेडेड, इसमें ट्रेडेड स्ट्रक्चर बने होते हैं ना, कट 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 ग्रूव टाइप के बने होते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रिप अच्छी हो जमीन पर और उस पर फ्रिक्शन, मतलब एक प्रकार से जब आप ब्रेक मारते हो तो फ्रिक्शन भयंकर लगता है और रुक जाती गाड़ी फटाक से नए टायर पे, है कि नहीं। दूसरा वाला एग्जाम्पल ये तो बढ़ाने का था, अगर घटाने का देखें तो जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो, है ना, कैरम खेलते हो, यस सर, तो कैरम खेलते हो और देखते हो कि जब आप स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हो, है ना, तो स्ट्राइक करते हो तो वो चीज जो है बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली नहीं जाती है, तो क्या करते हो आप, बोरैक्स पाउडर ले आते हैं, है ना, बोरैक्स ही होता है ना, क्या होता है, कौन सा पाउडर होता है, बोलो भाई वो कौन सा पाउडर होता है? सर नॉर्मल पाउडर। जो भी पाउडर है, आप कोई भी पाउडर डाल दो वहाँ पे, तो पाउडर डालने के बाद आप क्या देखते हो कि आपका स्ट्राइकर बहुत अच्छी तरीके से स्लिप करने लगा, ठीक है, फिर मजा आने लगती है खेलने में, है कि नहीं। ये सारी चीजें। दूसरा नंबर, अगर आप इंजन की बात करते हो, है ना, तो गाड़ी का इंजन की बात करते हैं तो उस समय गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स एक दूसरे के टच में आते हैं, चलते हैं, रब करते हैं, तो उस समय फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर उस फ्रिक्शन को घटाना है तो हम क्या करते हैं, उसमें मोबिल ऑयल डाल देते हैं, इंजन ऑयल। जब इंजन ऑयल डाल देते हैं तो इनके बीच के फ्रिक्शन को क्या कर देता है, घटा देता है, जिसकी वजह से गाड़ी हीट भी नहीं होती, है ना, और अच्छा स्मूथ चलती है ना। ये सारे कुछ रीजन्स थे। तो इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन में कुछ लिखेंगे, है ना। चलो, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट इंक्रीजिंग वाले लिख लें, ठीक है। ओके सर। The grooves made in the sole of shoe. तो क्या लिखेंगे भाई, The grooves made in the sole of shoe, ठीक है। Increases the friction या increases the grip लिखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा, increases the grip, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं अगर नॉर्मली बात बताता हूँ, आपके घरों में टाइल्स लगी होगी, है ना, तो टाइल्स लगी हुई है या प्लेन सरफेस है, ठीक है, और जब प्लेन सरफेस है तो पुरानी जो चप्पल हो जाए बेटा, जो पुरानी चप्पल हो जाए जिसके नीचे का जो है ग्रिप पूरा खत्म हो जाए, है ना, ग्रूव्स जो बने हुए होते हैं वो खत्म हो जाए, एकदम प्लेन हो जाए,
तो उस पे जब आप पहन के चलते हो तो ऐसा लगता है कि आप धड़ाम से गिर जाओगे, या कितने लोग गिर भी जाते हैं। बात समझ आ रही? लेकिन कितनी सारी ये घटनाएं होती है ना कि बाथरूम में गिर के मौत हो गई, बाथरूम में गिर के मौत हो गई। तो कारण है बाथरूम में टाइल्स लगी होती है और लोगों के पास चप्पल अगर पुरानी है वो पहन के चले, है ना, तो चप्पल फिसला, पैर ऊपर सर नीचे, सर फट गया, काम खत्म। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि फ्रिक्शन बहुत कम लगता है, जो पुरानी घिसी हुई चप्पल है। जो नए चप्पल होते हैं तो उसमें जो ग्रूविंग होती है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से ग्रूव्स खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे, तो जो ग्रूव्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रिप को बढ़ा देते हैं। बात समझ आ रही? ग्रिप को बढ़ा देते हैं। बात समझ आ रही? दैट्स अ वे टू इंक्रीज द फ्रिक्शन इन द स्लीपर और शू, है ना। दूसरा वाला अगर हम बात करें तो क्या होगा, ट्रेडिंग इन टायर increases the grip on surface, so that one can apply brakes in efficient manner। अगर ब्रेक मारो तो अच्छी एफिशिएंटली लगे। ये बात समझ में आ रही? ट्रेडिंग का मतलब ये है कि जो पहिया होता है उसके ऊपर कुछ डिजाइन्स बने होते हैं ऐसे ऐसे करके, देखे हो? यस सर। तो ये डिजाइन्स क्या करती हैं, सरफेस पे ग्रिप अच्छी बनाती है। जब वो ब्रेक मारेगा फटाक से ब्रेक लगेगा। पुराने जो टायर्स हो जाते हैं उसमें ब्रेक नहीं लगते, समझ आ रहा है? तो बड़ी समस्या का कारण बनता है ना, इस तरीके से। तो चलो इसको नोट करो भाई, ठीक है। मैं टायर बनाने की कोशिश करता हूँ, बन ही गया लगभग। तीसरा, फ्रिक्शन बढ़ाने का जो सबसे मैकेनिकल रीजन है वो क्या है, वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन बाय अप्लाई ब्रेक। सबसे भयंकर, वी कैन इंक्रीज फ्रिक्शन बाय अप्लाइंग ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करेंगे और फ्रिक्शन बढ़ाएंगे, तो ब्रेक से तो भयंकर फ्रिक्शन आएगा ही। कर तो दिया भाई, ठीक है। कभी तुम लोगों ने एक और चीज है, जैसे ये तो है ब्रेक का अप्लाई किया, ब्रेक शू जाके टायर को पूरी तरीके से जकड़ लेगा और फ्रिक्शन की वजह से टायर का मूवमेंट बंद हो जाएगा। ये सारी चीजें है ना। गाड़ी में ब्रेक शू देखा हुआ है? गाड़ी में ब्रेक शू देखा हुआ है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है गाड़ी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग से जुड़ा होगा और इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना, बीच में ऐसे लगा होता है। तो ये ब्रेक शू होता है। जो तुम ब्रेक लगाते हो तो ये पूरी चक्के को क्या कर लेगा, क्लॉग कर लेगा, जाम कर देगा। इसकी वजह से फ्रिक्शन से गाड़ी का पहिया जो है घूमना बंद कर देता है। अगली जो चीज़ है जो जानने वाली है वो क्या है, थोड़ा सा समझना है। जैसे कभी पहलवानों को लड़ते हुए देखा है? यस सर। तो जब वो लड़ने जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने शरीर पे तो नहीं, ज़्यादातर हाथों में धूल लगा लेते हैं। तो कारण ये है कि जब अगला पहलवान उससे लड़ने आएगा उसको पसीना हो गया होगा, है ना, पसीना हो गया होगा, तो नॉर्मल हाथों से पकड़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो इसके वजह से वो हाथों में धूल लगा लेते हैं, इसकी वजह से अच्छी ग्रिप बने, इंक्रीज द फ्रिक्शन करने के लिए। बात समझ आ रही? अब यहाँ पे अगले पल चलते हैं कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये तो मैक्सिमाइज करने का तरीका था, ऐसा ये क्या करने का तरीका था, मैक्सिमाइज करने का तरीका था, कैसे बढ़ाएं, है ना। अब यहाँ पे आ जाए,
ठीक है। हाउ टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, हाउ टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। भाई फ्रिक्शन घटाएंगे कैसे? तो फ्रिक्शन घटाने का सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं बस, और कुछ एग्जांपल्स में क्या देंगे, स्प्रिंकलिंग ऑफ फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड, स्प्रिंकलिंग ऑफ फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड पे जब पाउडर छिड़कते हो तो क्या कर देता, इट मेक्स बोर्ड स्लिपरी, इट मेक्स बोर्ड स्लिपरी, जिसके वजह से तुम्हारा जो स्ट्राइक करते हो स्ट्राइकर से तो बड़े आराम से स्ट्राइक हो जाता है कि नहीं, है ना। तो उस केस में क्या हो जाता है, फ्रिक्शन घटा देते हैं पाउडर छिड़क के। दूसरे वाले में क्या होगा, बोलो। ठीक है, ग्रीसिंग, ग्रीसिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ इंजन, पार्ट्स ऑफ, अच्छा मूविंग पार्ट लिखना चाहिए, ग्रीसिंग ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ इंजन, मूविंग पार्ट ऑफ इंजन, ग्रीसिंग ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ इंजन। ठीक है, इंजन और ऑयलिंग, और ऑयलिंग ऑफ साइकिल, या क्या बोलेंगे, ऑयलिंग ऑफ डोर, डोर रिड्यूसेज फ्रिक्शन। समझ आ रहा है? जब जाड़ों में, थोड़ा समझना, गर्मियों में तो दरवाजा बड़े आराम से खुलता बंद होता, लेकिन जाड़े जब आते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, चूं चूं करके आवाज आने लगती है। कभी सुना है ये चीज? यस सर। तो उस समय क्या करती हैं मम्मी लोग, सरसों का तेल लेके डाल देती हैं दरवाजे के जो कब्जा होते हैं, है ना, कब्जा ऐसा स्ट्रक्चर दरवाजे में लगा हुआ है, आप लोग अपना देख लेना, घर के दरवाजे में लगा होगा इस तरीके से। ठीक है, ये तो बहुत दिखा है। ठीक है, तो ये कब्जा लगा हुआ है, उसमें क्या कर देंगे, ले आके यहाँ पे तेल डालेंगे, हल्का सा सरसों का तेल डालेंगे और वो उसका आवाज खत्म, नहीं तो वो कुछ हॉन्टेड साउंड निकालता है भयंकर वाला, भूतिया। समझ गए? यस सर। तो ये सारी चीजें हैं। फिर ग्रीसिंग ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ इंजन, जैसे इंजन मूव कर रहा है, इंजन चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे पार्ट एक दूसरे से घिसते हैं ना, रब करते हैं, तो उसके बीच में हमने ग्रीसिंग कर दी। या पंखा जो आपका चलता है, पंखा आवाज करने लगता है तो क्या होता है बेटा, बताइए। पंखा वाला आता है मैकेनिक, वो पंखा खोलता है, उसमें नया सा ग्रीस डालता है, पुराने वाले ग्रीस का जो पत्थर जैसा बन गया होता है उसको निकाल के फेंक देता है, और फिर पंखा आपका एकदम टनाटन चलने लगता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, जब ग्रीसिंग हो रही है तो फ्रिक्शन घट रहा है, फ्रिक्शन घट रहा है तो आवाज खत्म हो रही है और साथ में स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है उसकी। तो ये सारी बातें है ना। इसमें अगला सर। पॉइंट जो है, यूज ऑफ इंजन ऑयल, यूज ऑफ इंजन ऑयल इन मोटरसाइकिल और इन लार्ज मशीनरी, लार्ज मशीनरी। ठीक है, मशीनरी reduces friction by lubricating, by lubricating the parts of engine। ठीक है, इंजन ऑयल क्या करता है, इंजन ऑयल स्मूथ कर देता है ना, इंजन ऑयल स्मूथ कर देता है उसकी मूवमेंट को, डिफरेंट पार्ट्स के मूवमेंट को। जैसे अगर मान लो कि ये वाला पार्ट है और एक इंजन का ये वाला पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे से हल्के से टच में चल रहा है ना, थोड़े से टच में चल रहा है, तो यहाँ पे एक इंजन ऑयल की लेयर लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा।
ऐसे डायरेक्ट अगर वो रगड़ते तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते या घिस घिस डालते, लेकिन इंजन ऑयल डाल दिया तो यहाँ से लुब्रिकेशन हो गया तो फ्रिक्शन घट गया। जैसे बूना की चीज़ सुनी होगी, बूना ना, एक लोहा होता है एक बूना होता है। बूना की जो चीज़ है उसकी खास बात होती है कि अगर आप उस पर 2-2 बूंद इंजन ऑयल फ्रिक्वेंटली डालते रहते हैं तो उसमें जो है ये घिसने की प्रोसेस वो एकदम ख़त्म हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, बहुत दिनों तक बूना चला सकते हैं इस तरीके से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बातें समझ में आ रही हैं क्या? यस सर, आ रही है। तो एक्शन ऑफ लुब्रिकेंट जो है वो बता दिया मैंने, आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। अभी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए और क्या कर सकते हैं? तो यार अभी देखा होगा जब आप ट्रेन में सफ़र करते होगे, है ना, तो लोग कैसा बैग लेके चलते हैं, ट्रॉली बैग बोलते हैं ना उसको। क्या लेके चलते हैं? ट्रॉली बैग, है ना। तो ट्रॉली बैग में यहाँ पहिया लगा होता है, यहाँ पहिया लगा होता है, यही तो होता है, या 1 2 यस 3 सर। पहिए 4 पहिए भी लगा लेते हैं। लेकिन हमें लग रहा है 2 पहिया वाले ज़्यादातर हमने देखा है, 4 पहिए वाले भी होते हैं, ठीक है। तो 2 पहिया वाला काम बना लेते हैं। मान लो 2 पहिया का मैंने आपको दिखा दिया, ये पहला पहिया, ये दूसरा पहिया, और इधर से जो है आपका हैंडल है, आप लेके चल रहे हो बड़े आराम से। बात समझ आ रही? तो ये पहिया क्या कर रहा है, अगर ऐसे घसीटते बिना पहियों के तो पहला नंबर बैग फट जाता फ्रिक्शन की वजह से, दूसरा नंबर क्या हो जाता, इसको खींचना भी बड़ा मुश्किल, ज़्यादा एफर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक पहिया लगा दिया तो उसकी वजह से कितना आराम हो गया है कि नहीं। आराम से ये बैग आपका चल भी रहा है आपके साथ में, और कोई ज़्यादा एफर्ट भी लगाने की कोशिश नहीं हो रही है। बात समझ में आ रही? क्यों भाई? ठीक है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट एक और चीज़ डाल देंगे, यस सर, आ रही है। अगला पॉइंट एक और चीज़ डाल देंगे कि व्हील रिड्यूसेस फ्रिक्शन, व्हील रिड्यूसेस friction, sorry, reduces friction in trolley bag, in trolley bag, अच्छा reduces friction लिखना था, सॉरी, will reduces friction in trolley bag, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जांपल देखने को मिल जाएंगे आपको, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं। फॉर पुलिंग लगेज, ठीक है भाई, नोट कर लो इसको, फिर उसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है भाई। रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, नोट कर लिया इसको? नो सर। नो सर। सर कर लिया। ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे हम, अगला टॉपिक। क्या कह रहा? When one body roll over the another body, its resistance to motion is called rolling friction. बात समझ आ रही क्या? जैसे रोलर लगे हुए हैं, है ना, किसी चीज में रोलर लगे हुए हैं, तो उसके ऊपर, है ना, अगर हम बात करें, थोड़ा सा रुक जाओ, एक बढ़िया एग्जांपल सोचो। यार एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों ने शायद देखा हो कि नहीं, हीरो होंडा की एजेंसी में देखते होंगे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, शायद तुम लोगों ने देखा है कि नहीं। ये रोलर्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? रोलर्स होते हैं, ठीक है। ये घूम सकते हैं, इनमें मूवमेंट है ना, ये बड़े आराम से घूम सकते हैं। बड़ी से बड़ी चीज यहाँ पे रख दिया जाता है, समझ रहे हो, एक बड़ा सा वेट भी यहाँ पे चाहो तो तुम रख दो, है ना, एक बड़ी सी बॉडी यहाँ पे रख दी, और इसमें पता है मतलब इसमें रस्सी बांध देते हैं, है ना, और यहाँ पे तुम्हारे जैसा बच्चा कोई होगा, मान लो क्षितिज, तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? 12। तो 12 साल का लड़का भी या उससे कम का लड़का भी, एक मान लो कि अगर ये 100 किलो का है ना,
100 किलो की भी बॉडी को सिर्फ इस पे रख दिया जाएगा, है ना, और यहाँ पे रस्सी थमा दी जाएगी तुम्हें, क्योंकि ये खुद ही इसमें ये क्या करता है, ये पहिया जो है जो इस पे रखोगे ना ये खुद ही घूमने लगेगा, इसमें घूमने की टेंडेंसी है, ये क्या कर सकता है यहाँ पे मूवमेंट करेगा, घूमेगा, है ना। तुमने इस पे रखा और हल्का सा रस्सी से फोर्स लगाया तो ये क्या करेगा, ये घूम जाएगा, ये घूमेगा तो इस रोल से इस रोल पे इसको ढकेल देगा, फिर इस रोल से इस रोल पे इसको ढकेल देगा, ऐसे ऐसे करते करते ये बॉडी तुम्हारे पास चली जाएगी। बात समझ आ रही? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में रोलिंग फ्रिक्शन का बड़ा यूज होता है, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे हम क्या कर रहे हैं, रोल करा रहे हैं। बात समझ आ रही? यस सर। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा when one body roll over, when one body roll over the surface of another body, over the surface of another body, surface of another body, ठीक है, एंड द रेजिस्टेंस टू द मोशन, और इस समय देखो ये बॉडी किधर की तरफ रोल कर रही है, इस डायरेक्शन में, तो रेजिस्टेंस किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, है ना, तो उसी चीज को रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। द रेजिस्टेंस टू द रोलिंग मोशन, रेजिस्टेंस टू द रोलिंग मोशन is called rolling friction, is called rolling friction। ये बात समझ में आ रही क्या? यस सर। हाँ, अब दूसरी चीज जो होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ा सा समझ लेना। रोलिंग फ्रिक्शन में एक और चीज तुम्हें बॉल बेयरिंग का याद दिलाता हूँ, शायद तुम लोगों को याद हो। बेयरिंग किसी ने देखा है? यस सर, देखा है, स्पिनर में लगे होते हैं। कहाँ लगा होता है? स्पिनर में, बिल्कुल सही जवाब। और उसमें भी तो लगा होता है साइकिल में, आपके साइकिल में लगा होता है, हर चीज में होता है ना, तो बहुत सारी चीजों में यूज होता है कि नहीं? तो होता क्या है? बताते हैं। उसमें भी आपका क्या यूज होता है? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, ओ है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस तरीके से सर, वो उसके एक बीचों बीच में सर्कल होता है। ऐसे होता है वो, थोड़ा सा उसमें छोटे छोटे सर्कल लगे रहते हैं किनारे किनारे। थोड़ा सा परफेक्ट बनाऊं, लेकिन बना नहीं, आप लोगों को समझना पड़ेगा इतने से। इसमें क्या लगे होते हैं, ये रिंग्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ये रिंग्स बॉल लगे होते हैं। छोटे बड़े रिंग्स नहीं होते हैं, ये बराबर होते हैं, बराबर, ध्यान देना, है ना। तो ये बराबर रिंग्स होते हैं बेटा, और इस तरीके से लगे होते हैं। तो जब देख रहे हो इसमें ये क्या कर रहे हैं, ये रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं। जो आपने ऐसे ऊपर से घुमाया, ये खटाखट रोल करने लगे, तो सब रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि ये सब सारे के सारे क्या कर रहे हैं, रोलिंग मोशन में, है ना, एक दूसरे पे एक, मतलब ये एक जहां हिला सारे के सारे हिल गए, मतलब रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन के आगे जो फ्रिक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। समझ रहे हैं? ये बहुत अच्छा एग्जांपल। अच्छा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं, जैसे थोड़ा सा समझिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन देखते हैं क्या, ठीक है भाई। अब हेडिंग डाल दो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करना। क्या होता है बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगी। थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे मान लो कि ये टेबल है और इसके ऊपर बुक है ना, या हम ऐसे बोले कि एक बुक है उसके ऊपर दूसरी बुक है,
तो अगर इस बुक पे इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे, अगर इस बुक पे इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी किधर की तरफ जाना चाहेगी, इधर की तरफ, हाँ कि ना? ये बॉडी किधर यस की सर। तरफ जाएगी, इधर की तरफ। लेकिन थोड़ा समझना कि जब ये बॉडी इधर की तरफ फोर्स लगाएगी और ये इधर की तरफ जाना चाहेगी तो नीचे वाली बुक, ये B1 है, ये B2 है, तो B2 किधर की तरफ फोर्स लगाएगा, उल्टा इधर की तरफ, है ना? स्लाइड करने का मतलब एक दूसरे बॉडी के ऊपर स्लाइड करवाना, है ना? तो स्लाइड कराने के दौरान जो फ्रिक्शन आएगा वो क्या होगा, उसको बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे मान लो कि एक किताब ये है, दूसरी किताब ये है, इसको आपने इधर की तरफ खींचना चाहा, लेकिन दूसरी वाली बॉडी जो है, ये जो टच में है, वो क्या करेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो ये है फ्रिक्शन। तो इसमें क्या लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे when one body slide over another, when one body is slide over another, ठीक है, and the friction generated when the and the resistance to sliding, ऐसे लिख दो, resistance to sliding is called sliding friction, is called sliding friction। ये डायग्राम जरूर बना लेना। यहाँ पे अगली बात क्या होती है कि रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है, किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन किससे भाई, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। याद रखना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। यस सर। यस सर। ओके, लीव कर दीजिए आप लोग। पर्सनलाइज तरीके से क्लासेस चाहिए तो वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू पर्सनलाइज क्लासेस। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल अगेन।